ये तारीख में पहली मर्तबा होगा कि CSS का इम्तिहान में अपेयर होने से पहले एक टेस्ट देना होगा। तो CSS में कामयाबी का जो तनासुब है वो क्यों इतना कम होता जा रहा है, आखिर क्यों स्टूडेंट्स इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ाखिरा फ़ारूक हैं जो CSS कोच हैं और गुज़श्ता कई सालों से CSS कोचिंग कर रही हैं। फ़ाखिरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जाको लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाखिरा, जैसे भी मैं बात कर रही थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो कैंडिडेट आगे गए थे, 17,000 कैंडिडेट थे, जिसमें से सिर्फ 207 ही कह ले कैंडिडेट जो है वो अपीयर हो पाए या फिर कामयाब हो पाए हैं। तो ये जो रेशो है 2.2 बहुत ही कम है, आपको भी पता होगा। तो मुझे बताइए क्यों ये इसकी रेशो इतनी कम होती जा रही है, कामयाबी का जो तनासुब है क्यों इतना लैग कर रहा है या कम होता जा रहा है? देखिए, जो ओवरऑल नेचर है CSS की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है। अच्छा। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत सारे बच्चे फुलफ़िल नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद सिर्फ पढ़ लेना इज़ इनफ फॉर CSS। ऑल्दो CSS के अंदर 50% इज़ योर स्टडी और बाकी का जो 50% है दैट इज़ बेसिकली योर प्रैक्टिस। ओके। सो वो जो एक सिर्फ पढ़ने वाली ओरिएंटेशन है, फिर इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मेजर इशू ये होता है कि दे टेंड टू लुक एट द पीपल जिनका क्वालिफाई हो गया होता है, उन्होंने जो सब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं वो उनको कॉपी करते हैं कि उन्होंने ये रखे थे, हम रखेंगे तो हम भी क्लियर कर लेंगे। ऑल्दो जो मैटर करती है चीज़ वो ये होता है कि स्टूडेंट्स की जो अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी है उसको वो कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर किसी का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और टॉपर ने अकाउंटिंग या बिजनेस एड रखी हुई है, तो नेचुरली वो एक ऐसी चीज़ है जो उसने पहले नहीं पढ़ी हुई और उसको इट्स अ स्पेशलाइज सब्जेक्ट, तो उसको प्रॉब्लम होगी उसमें। सो कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से भी वो ओवरऑल हमारा जो रेशो है वो परसेंटेज कम होती है। दूसरा ये कि इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें यू नीड टू मेक श्योर कि यू क्रिएट अ डिफरेंस। अगर कोई डिफरेंस नहीं होगा आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली द एग्जामिनर वोंट बी इम्प्रेस्ड। लेकिन जैसे FPSC जो कह रही है कि उनका ये कहना है कि पिछले 10 सालों से ना हमें कोई क्वालिटी के कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं जिसकी वजह से जो हमारी सीट्स हैं, जो हमारी पोस्ट हैं वो फिल हो सके। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे ही जो बच्चे हैं वो बाहर जाते हैं या अपनी काबिलियत के बलबूते पे वहाँ पे झंडे भी गाड़ रहे हैं, हर फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो क्या वजह है जो FPSC जो कहती है कि हमें तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे क्वालिटी के? अच्छा, देखिए, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि जो मैंने कहा ना कि बच्चे कॉपी करते हैं टॉपर्स को। अच्छा। ये ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर ट्रेंड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स जब एलोकेशन हो जाती है तो एक ओवरऑल मार्केट में एक ओपिनियन इस तरह का आ गया कि बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है। जब वो गाइडेंस के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो हर बंदा एक तो उनको एक डिफरेंट तरह की गाइडेंस देता है कि जी आपको जो उसने बताया वो गलत है, जो मैं बताऊंगा वो ठीक है। फिर एक वो जो आइडिया है स्टूडेंट्स के जहन में विच इज़ एक्चुअली वेरी रॉन्ग, वो ये होता है कि जी हम किसी CSP के नोट्स लेके अगर पढ़ लेंगे तो इसका मतलब है हमारा CSS हो जाएगा। यहाँ पे हम कोई एक किताब किसी की ले लेंगे तो उससे CSS हो जाएगा। देखिए, इट्स एन एग्ज़ाम, अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके अंदर एज क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली आपको परसिस्टेंटली काम करना पड़ता है और एफर्ट काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और स्टूडेंट्स को ये होता है कि कोई बीच में ऐसा शॉर्टकट हो जिसमें हमें एफर्ट भी इतनी ना करनी पड़े और हमारा क्लियर भी हो जाए। सो वो तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई गेस इस एक चीज़ की वजह से भी काफ़ी हद तक स्टूडेंट जो हैं वो मिसगाइड होते हैं। लेकिन मुझे बताइए, हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो रेशो होती है ना जो सक्सेसफुल हो जाते हैं CSS के इम्तिहान में, वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से, गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े हुए होते हैं। और ज़्यादातर बच्चे इस तरह के भी होते हैं जो बाहर से भी डिग्रियां लेकर आए होते हैं और वो लोग उसमें अपीयर होते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो मुझे बताइए इसकी वजह क्या है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर? क्या सिस्टम का मसला है या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़े होते हैं वो ज़्यादा लाइक होते हैं? अच्छा, बेसिकली ये थोड़ा सा जो है ना, आई लाइक टू निगेट द क्वेश्चन, क्योंकि मसला ये है कि अगर हम ये प्रीवियस 3-4 साल की ट्रैजेक्टरी देखें तो उसके अंदर हमारे पास जितने भी, जैसे अवैध इरशाद थे, ही वाज बेसिकली द टॉपर। अब वो जो थे, ही इज़ फ्रॉम कैम्ब्रिज, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे। इसी तरह से पिछले कुछ सालों के अगर हम देखें तो उसमें कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लाम्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। इस दफ़ा के अगर आप टॉप 3 स्टूडेंट्स देखें तो उसके अंदर भी UC लाम स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वही वाली बात है कि पैटर्न एग्ज़ाम का जो है ना वो थोड़ा सा विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा सब्जेक्टिव ज़्यादा होता जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स की ओवरऑल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी चीज़ों के ऊपर, वही स्टूडेंट्स जनरल या वेग क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। आपका वो जो रट्टे वाला पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था, यहाँ बच्चे कहते थे जी हम ऐसे याद करके चले जाएंगे, हम लिख लेंगे, पास हो जाएंगे,
वो वाला एलिमेंट काफ़ी हद तक अब वो रिड्यूस कर रहे हैं एग्जाम्स में, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक तो है। उसकी वजह से वो जो शॉर्टकट्स वाला एस्पेक्ट है ना, वो बहुत लिमिट हो रहा है बच्चों के लिए। सो अब वही स्टूडेंट्स दे विल बी एबल टू गेट थ्रू नहीं, जिनको तो जो बच्चे, मुझे बताइए फाकरा, जैसे आपने शॉर्टकट वाला बात की है, तो बच्चे इस चीज़ को अपनाते भी थे और क्या पास हो भी जाते थे? देखिए, ये नेचर ऑफ एग्जाम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे अच्छा। कुछ ईयर्स में एसेज, फॉर इंस्टेंस ग्लोबल वार्मिंग, चैलेंजेस एंड रेमेडीज़ के ऊपर ऐसे आया हुआ है। अभी कुछ इस तरह के एसेज हैं जो बच्चों प्रोटेक्ट करके कि इस ईयर में ये बात चल रही है, हाँ। वो ऐसे याद किया और एज इट इज़ जाके लिखा है। ठीक है। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोज एंड कॉन्स वो याद किया, जाके लिखा है। नेचुरली उसमें एक लक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि वही चीज़ जो याद की वो आ भी जाए। बट द थिंग इज़ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट्स कुछ ईयर्स के ऐसे इसमें बिल्कुल ऐसी आई हैं कि जिन्होंने तैयार भी किया होता है या जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी भी होती है, उनसे भी कॉम्प्रीहेंड नहीं हो रहे होते प्रॉपर्ली। सो उसमें वो जो एबिलिटी है और जो स्टूडेंट्स की अपनी राइटिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, लेकिन अब जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जा रहा है बिल्कुल। सीएसएस के इम्तिहान से पहले, इस पे क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट करेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है लेने की? देखिए, स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट तो ये है कि ये एक फ़िल्टर आपका होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बाकी हर पर्टिकुलर एग्ज़ाम में है, आपके अच्छा। पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में है, एफपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं था। एंड दिस वाज समथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट कि एक फ़िल्टर लगे, आपको पता चले कि सीरियस कैंडिडेट्स कौन से हैं। ठीक क्योंकि है। हर साल इतने सारे बच्चे जो हैं वो अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए भी जाते हैं। एक तो वो नॉन सीरियस एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पहले तैयारी नहीं की होती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी सीएसएस का एग्ज़ाम दे लें, जाके बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में तैयारी थोड़ी बहुत की होती है बच्चों ने, लेकिन इससे ये है कि एक तो ओवरऑल उनका जनरल नॉलेज विल इम्प्रूव, और सेकेंडली इसका एक बहुत बड़ा एज ये मिलेगा कि MCQs मेक अप अराउंड 200+ मार्क्स इन द CSS ओवरऑल जो आपका स्कोर है। अब अगर वो चीज़ बच्चों ने ऑलरेडी MPT के लिए प्रिपेयर की भी होगी तो उनका रिटन का स्कोर भी इससे जो है डेफिनेटली इट विल गो अप। और मतलब बहुत से जब स्टूडेंट्स जिन्होंने अपियर होना है वो इसी डर में है कि पता नहीं क्या आएगा इस टेस्ट में, एक्सपेक्टेड क्या है, MCQs या कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर। अच्छा, अब तो बेसिकली इट्स एन ऑल MCQs बेस्ड एग्जाम। ठीक है। और अब तो बस इट्स ऑन द 20th, तो अब तो बस आ गया। हाँ। ठीक है, तो उसमें सिलेबस उन्होंने दिया हुआ था स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट इससे पहले दे ऑल्सो गेव अ मॉडल पेपर टू द स्टूडेंट्स एज वेल। Okay. तो उससे काफ़ी हद तक बच्चों को आसानी होगी थी गेज करने में कि किस नेचर के MCQs होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। डेफिनेटली जो एक मॉडल एग्जाम होता है अब एग्जैक्टली उस तरह से तो नहीं आता, उससे मुश्किल भी हो सकता है, उससे आसान भी। लेकिन ये है कि अगर स्टूडेंट्स ने ओवरऑल थोड़ी बहुत एफर्ट करके तकरीबन उसको आई गेस एक महीना रेट भी अगर प्रॉपर्ली अच्छा। सीरियसली दिया है तो MPT शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 66% मार्क्स उनको, वो 66 मार्क्स चाहिए बस उसमें, तो वो पास हो जाएंगे। वो हो सकते हैं बिल्कुल। तो मुझे जैसे फाकरा आपने पहले कहा कि राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में अपीयर होने के लिए, तो किस तरह उसको बढ़ा सकते हैं या उसके हवाले से चीज़ें जो दिख सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन बच्चों को ये होती है कि हमें इंग्लिश में एक्सेल करना है CSS करने के लिए। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका अच्छा। एग्जामिनर इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी लुकिंग एट योर लैंग्वेज, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ व्हाट Okay. यू राइट। इसी वजह से एट टाइम्स जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट होता है कि जी हम इंग्लिश लिख लेते हैं इसलिए हमारे लिए तो मसला ही नहीं है। अच्छा। आपके कंटेंट में जब तक क्वालिटी नहीं है तब तक चाहे इंग्लिश जितनी भी अच्छी है तब भी यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई। आपको सारी चीज़ें साथ साथ चाहिए, और इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है कि स्टूडेंट्स का दिल चाहता है हम टीचर्स के पास जाएं, वो बोलें और हमें सुन के आ जाए। जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं तब क्या तक आप प्रैक्टिस करें, कितनी प्रैक्टिस करें नहीं कर सकते। देखिए, प्रैक्टिस का तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया है, वो तब तक आपका कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस, जब तक आप चीज़ें लिख के और फिर उसके बाद उसको इवैल्यूएट ना करवाएं। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं उसको चेक नहीं करवाते। अच्छा। तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपको मिस्टेक्स का नहीं पता, तो हाउ आर यू गोइंग टू रेक्टिफाई योर इशूज़। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बच्चों का होता है कि पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन चेक नहीं लेकिन चेक नहीं कराया।